अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता के संग्राम और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर छाए हुए संकट को लेकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बवंडर चल रहा है। ये राजनीतिक बवंडर का परिणाम क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लखनऊ और दिल्ली के बीच खिंची तलवारें अब साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच संवादहीनता का दौर चल रहा है। लखनऊ दिल्ली के संपर्क में नहीं है और दिल्ली लखनऊ से बात नहीं करना चाहता है। हालात दिनों दिन एक बड़े राजनीतिक संकट की तरफ हमें इशारा करते हैं, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव संगठन के स्तर पर होंगे, ये बदलाव सरकार के स्तर पर होंगे, या कोई छोटा मोटा बदलाव होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है और कुछ होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। दिल्ली की खामोशी, लखनऊ की बयानबाजी, संगठन के अध्यक्ष का दौरे पर चले जाना और उसके बाद लगातार राजनीतिक गहमा गहमी, मंत्रिपरिषद विस्तार न करने की कसम खाने वाले और राजभवन का इस पूरे प्रकरण पर एक कड़ी निगाह। हो सकता है कि कुछ घंटों में, कुछ एक दिनों में राजभवन में कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हों, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब राजभवन में होने वाली मुलाकातें बताया जा रहा है कि निर्णायक होंगी, डिसाइसिव। ये क्या परिणाम लाती हैं ये तो राजभवन जानता होगा या तो केंद्रीय आला कमान, लेकिन केंद्रीय आला कमान ने कुछ निर्णय कर लिए हैं। अब वो निर्णय कितने दिनों में लागू किए जाएंगे शायद इसकी समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। लेकिन पंचायत चुनाव की करारी हार, उत्तर प्रदेश में कोरोना त्रासदी के बाद आई बर्बादी, कोरोना के कुप्रबंधन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका। जिस वोट बैंक को बीजेपी ने बड़ी शिद्दत से 20 सालों में सहेजा, पाला पोसा बड़ा किया, उन वोट बैंक का उससे छिटकना, ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों का मारा जाना, अस्पताल बेड, दवा इंजेक्शन न होना, अत्याचार, दमन और उत्पीड़न, जातीय विद्वेष की भावनाएं, मंत्रिपरिषद के सहयोगी सांसदों और विधायकों की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को न पूछा जाना बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाना। मसले बहुत से हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं और ये बेचैनी अब सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी है, जोर जोर से गूंजने लगी है, नगाड़ों के साथ गूंजने लगी है, बैंड बाजे के साथ गूंजने लगी है। इस आहट को जो नहीं सुन रहे हैं, दरअसल उस आहट को वो सुनना नहीं चाहते हैं और ये आहट अब धीरे धीरे पास आ रही है। आवाज और ये नगाड़े की आहट अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तेज हो रही है और तेज हो रही है और तेज हो रही है। और ऐसे नगाड़ों की आवाज तब आती है जब कुछ परिवर्तन संभावित होता है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जानकार हैं उन्हें पता है कि ये पार्टी में दरअसल जो दिख रहा होता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहते हैं दरअसल उसके विपरीत चीजें कई बार होती हैं। उदाहरण के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे लोग हैं जो 24 घंटे पहले जिनके कार्यों का गुणगान हो रहा था, 24 घंटे के भीतर उन्हें पैदल भी कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक मुलाकातों को आप हल्के में मत देखें, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। कितना? 1% रिस्क भी ये पार्टी यूपी को लेकर नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत, राजनीतिक ताकत दिल्ली में क्या है और दिल्ली उसी को सलाम करता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास हेड्स होते हैं, जिसके पास एमपीज होते हैं, जिसकी सरकारें होती हैं। दिल्ली ने हमेशा ताकत को सलाम किया है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ताकतवर राज्य में वो कमजोर हो। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर पंचायत के चुनाव हैं। बीजेपी ने जितनी करारी शिकस्त का सामना किया है, शायद इस पार्टी को उसकी उम्मीद नहीं थी।
ये गुस्सा है जनता का सरकार के प्रति, ये गुस्सा है सरकार का जन भावनाओं को न समझने का। और बीजेपी इन जन भावनाओं को समझ गई है, संगठन समझ गया है, नेतृत्व समझ गया है, केंद्रीय आला कमान समझ गया है। इसलिए सरकार में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, रणनीति में परिवर्तन, मुद्दों में परिवर्तन, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इसकी आहट और मजबूत होगी। जो दिख रहा है बहनों भाइयों वो अवश्यंभावी है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी अवश्यंभावी है। इन दो शब्दों में सभी निहितार्थ छिपे हुए। तो आने वाला वक्त उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा जो चैन से बैठकर दूसरों को बेचैन कर रहे थे, क्योंकि ये बीजेपी में ये बात आम सहमति से बहुत काम किए जाते हैं, लेकिन तब जब स्थितियां बहुत प्रतिकूल हों, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं। मसला यह है कि बदलाव की चर्चा शुरू क्यों हुई, जिन्हें अजेय माना जाता है उनको हटाए जाने की चर्चा क्यों शुरू हुई। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विशेष इंटरव्यू प्रकाशित हुआ और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, कोई पद परिवर्तन नहीं होगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी में कौन किस पद पर रहेगा इसका फैसला केंद्रीय आला कमान और सबसे ताकतवर बॉडी है बीजेपी की, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड। विधायक को टिकट से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के फैसले इस बोर्ड में होते हैं। यह सबसे ताकतवर बोर्ड है। तो जब तक ये बोर्ड किसी के बारे में कोई राय न दे दे, तब तक उस राय को बीजेपी की राय जानकार लोग नहीं मानते, समझदार लोग भी नहीं मानते, क्योंकि यही बीजेपी का संविधान है एक पार्टी के रूप में, कि उसमें संसदीय दल से रिलेटेड सभी फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। यानी टिकट किसको मिलना है, एमपी एमएलए का, एमएलसी का, यह भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और उसको चेयर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री खुद करते हैं। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन क्यों चाहता है? क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर सेंटर चाहता है? क्या लखनऊ दिल्ली के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, या लखनऊ दिल्ली की नहीं सुनता है, या लखनऊ मनमानी करता है? बीजेपी को यह फैसला लेने का वक्त है। और जिस प्रकार से ग्राउंड वर्क पिछले 1 महीने के भीतर किया गया है, विशेष तौर पर 2 मई के बाद, 2 मई में क्यों कर रहा हूं, पंचायत चुनाव की मतगणना, जिस प्रकार का काम बीजेपी ने शुरू किया है वो अप्रत्याशित था और इसके पहले नहीं हुआ। सरकार के बारे में सार्वजनिक रूप से बंद कमरों में चिटकनी चढ़ाकर फीडबैक लखनऊ के भीतर कभी नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश के भविष्य तय करने को लेकर सार्वजनिक मुलाकातें जिसमें सरकार के मुखिया का सम्मिलित न होना, ऐसा कभी नहीं हुआ। और 4 महीने से अघोषित तौर पर दिल्ली और लखनऊ की मुलाकात न होना, एक दूसरे को सामान्य शिष्टाचार के बधाई संदेशों का आदान प्रदान भी न होना, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि बीजेपी के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है और कुछ अवश्यंभावी है। तो यह क्या हो सकता है? क्या कोई छोटा मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, कुछ लोगों के ओहदे बदलेंगे, या फिर बड़ा परिवर्तन होगा, नेतृत्व बदलेगा, या फिर संगठन का नेतृत्व बदलेगा? क्योंकि संगठन के कामकाज को लेकर भी 10 सवाल हैं। और जिस तरह से एग्रेशन और पोस्चरिंग एक दूसरे को दिखाई जा रही लखनऊ दिल्ली से, उससे लगता है कि मामला और पेचीदा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। तो मेरा सवाल यह कि यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि उनका नेशनल एम्बिशन नहीं है? यह सवाल कहां से उत्पन्न हुआ? धुआं तब उठता है जब कहीं आग लगी होती है। आग कहां लगी है यह अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में कुछ आपको और भी गंभीर राजनीतिक गतिविधियां दिखेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मानना है कि उनकी सरकार ने जिस प्रकार से दावे किए थे जनता के बीच उसको डिलीवर कर पाने में वो सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसा पार्टी के कुछ लोगों का मानना है, दावों के इतर, क्योंकि कथित मनमानी पूर्ण तरीके से सरकार जो चलाई जा रही है, न तो संगठन उससे खुश है, न कार्यकर्ता, न पार्टी का पदाधिकारी, जो जमीन पर विपक्षी दलों से लोहा लेता है, लड़ता है।
वो अपमानित महसूस कर रहा है, वो उपेक्षित महसूस कर रहा है, वो कार्नर्ड है। यही कारण है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, सरकार के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। क्या मौजूदा नेतृत्व 2022 में बीजेपी को सत्ता दिला पाएगा, सरकार और संगठन? क्योंकि अपोजिशन आसान नहीं है, केक वॉक नहीं है। उत्तर प्रदेश का अपोजिशन बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, और हर बार वो अपनी ताकत का इजहार करता है और ये बताता है कि वो राष्ट्रीय फलक पर कमजोर हुई कांग्रेस जैसा नहीं है, वो ताकतवर है, वो पलटवार करता है, उसके पास कैडर है, स्ट्रेंथ है, बड़ा वोट बेस है। तो क्या आने वाले समय में राजभवन कुछ निर्णायक भूमिका अदा करेगा? स्पीकर का रोल क्या होगा? राधा मोहन सिंह की मुलाकात, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ वक्त में राजभवन के भीतर कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल्स मुलाकातें होंगी। तभी उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा, तभी पता चल सकेगा कि केशव प्रसाद मौर्य का अगला राजनीतिक भविष्य क्या है। केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी बिरादरी के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनका राजनीतिक कैरियर बीजेपी में उत्तर प्रदेश के भीतर क्या है? AK शर्मा क्या अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे? क्या वो पावर सेंटर रहेंगे या फिर 2022 का इंतजार करेंगे? संगठन की स्थिति क्या होगी? ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं। तो बीजेपी इस वक्त विपक्ष से ज्यादा खुद अपने घर में घिर गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, इनके घर में विपक्ष मौजूद है। जो झगड़े झंझट और सत्ता के की कमजोरियां दूसरे दलों में रही हैं, वो बीजेपी के भीतर भी आ गई हैं, और उसका स्पष्ट प्रमाण भी अब दिखने लगा है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने। आज मैंने बहुत ही अच्छे राजनीतिक प्रेक्षकों को बुलाया है ताकि हम एक तस्वीर से पर्दा हटा सकें, जो धुंधली तस्वीर है उसको साफ कर सकें और पता कर सकें कि आने वाले वक्त में किसका क्या भविष्य होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बदलने का ड्रामा मात्र था, उससे ध्यान भटकाने के लिए था, जबकि ये षड्यंत्र तो पहले चल रहा था। जब अरविंद शर्मा को यहाँ भेजा गया था तब से तय हो गया था कि दिल्ली में और मुख्यमंत्री में बन नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आप सफाई दे दी है कि सामान्य है, जबकि राजनीतिक गलियारों में ये बात साफ हो गई है, संगठन से निकल के आ गया कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहें। बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी के जो मंत्री हैं, सरकार में जो उनके साथ शामिल हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। और 250 विधायक तो कब इनका विरोध कर चुके थे, अब तो जनाक्रोश है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे BL संतोष जी आए थे और कुछ मंत्रियों से बात किए थे, बाकी संगठन से बैठ के और मुख्यमंत्री से बैठ के, वो बहुत ऊंचे लेवल का बैठक होता है, वहाँ उन्होंने बैठ करके अपना जो भी उनका विचार था वो अपना बताया होंगे, या जो भी उनको निर्देश देना था या सलाह देना था, सुझाव देना था, वो संगठन और सरकार के बीच में उस लेवल पर हुआ था। तो ये बदलाव की चर्चा क्यों शुरू हुई और इसकी परिणति क्या है, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। संजीव मिश्रा बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनीष सिंधवी जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश के सबसे गुणी योग्य राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी बहुत अरसे के बाद पकड़ में आए हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो संजीव मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि कल तक तो आप लोग बता रहे थे कि इसी नेतृत्व के साथ आप चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे, पर मैं पिछले 10 दिनों से सुन रहा हूं रोज ढोल नगाड़े के साथ बजता है कि साहब नेतृत्व परिवर्तन होगा। तो आप इस नेतृत्व को बदलना क्यों चाहते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, जो भी आप बात कह रहे हैं ये धरातल पर तो है नहीं। ये जरूर है कि आप जो भी अपने तरफ से आकलन कर रहे हैं उसको रख रहे हैं आप अपने चैनल पे। जी, इतना साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का जो समन्वय है वो बहुत ही बेहतरीन है, और उसी का आज परिणाम है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कल से जो लॉकडाउन था वो भी खुल रहा है। और मैं तो बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को
कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो खुद संक्रमित थे, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके पर से मुझे आप मेहनत बताइए कि अभी तक और दिल्ली जिलों में ने जाकर के 15 दिनों से उन्होंने- मीडिया में चल रही खबरों का खंडन दिल्ली ने क्यों नहीं किया? दिल्ली का मतलब आप समझते हैं ना, दिल्ली नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दिल्ली। खंडन का मतलब तो ये होता है, देखिए मैं कुछ चीजें रख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय नेता अगर आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और सही राह दिखाने के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन होने जा रहा है तो उसमें सिटकनी क्यों बंद कर दी। मुझे बड़ा अजीब लगा। ये सारी तो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। ये अरे मुझे आज भी तो अजीब आपको लगा कि डिबेट आप लोग रखनी चाहिए चिटकनी थी चढ़ा के क्यों कि बात कोरोना जैसी महामारी में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। विपक्ष के पक्का पास तो केवल ट्वीट करने का काम रह गया। आज तो खुल करके कहना चाहिए। आप मुझे कि हाँ, बताओ, कोरोना से जिस तरीके मुझे से आप एक बात हम लोगों बताओ ने संजीव मिश्रा जी, दूसरी दिल्ली ने बड़ी- इसका खंडन क्यों नहीं किया? जी, दिल्ली ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा आप जैसे पत्रकार लोग जो बहुत ही सम्मानित हैं, जिन्होंने अभी तक कोरोना के दूसरी जो लहर चल रही थी उसमें लगातार सरकार को यह इंगित कराया कि हाँ यहां पर इस तरीके की कमी है। मैं तो बड़ा आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने किस तरीके से कोरोना पर डिबेट नहीं, की। मेरी तारीफ करके और आप मुद्दे से उसी बच बीच नहीं में पाएंगे। अलीगढ़ का एक मेरा फिर वही शराब सवाल कांड हो है गया था। कि बीजेपी अलीगढ़- खंडन क्यों नहीं कर अलीगढ़ रही का है? एक शराब कांड मैं हो गया आज था। तारीफ नहीं लूंगा। आपने अधिकारियों का नाम लेके कहा कि इनको क्यों नहीं हटाया गया। और आप मेरी तारीफ करके मेरे सवालों से नहीं बच सकते हो। मेरे सवाल का जवाब दे दो। संजीव जी धन्यवाद आपका। नहीं, देखिए, मैं भारत पूरी समा- टीम के साथ भारत आपका समाचार शुक्रगुजार को हूँ, लेकिन धन्यवाद मुद्दे को देना लटकाओ चाहिए। अटकाओ और जिस तरीके भटकाओ से नहीं। उन्होंने यू आर ए वेरी कहा स्मार्ट और स्पोक्स उस अधिकारी पर्सन। की बर्खास्त आप की। मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। दिल्ली इनकार कर दे कि यूपी में कुछ नहीं होगा, मैं ये डिबेट बंद कर दूंगा। नहीं, दिल्ली तक तो खबर ही नहीं है, अभी तक पहुंची है। अरे दिल्ली से ही तो यहीं लोग पर आ रहे हैं बनाया जा लखनऊ। बीएल ये तो संतोष यहीं कहां की- से आए? यहीं दिल्ली की से। मीडिया बना रही है। राधा मोहन ये सिंह कहां से आए? दिल्ली दिल्ली तक तो से। कोई खबर ही नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले कहां से आए? दिल्ली से। अरे वो लोग, मैंने आपको बताया कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये भाई भतीजावाद भाई साहब, वाली दूसरों पार्टी नहीं है, ये जातिवादी पार्टी नहीं है ओके। जो किस तरीके से अपना काम करती है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है जो निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और किस तरीके तो से आपके आगे मुताबिक डेवलप कोई करना है, नेतृत्व उसकी परिवर्तन नहीं रणनीति होगा, करने हम आए कोई तो। बदलाव नहीं होगा, कोई मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं होगा? आर यू श्योर? 100% श्योर ना कोई नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ये तो केवल कोरी कल्पना है उन लोगों की जो मुझे लगता है स्थानीय कुछ पत्रकार हैं, वो लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता। नहीं, आप मेरे को बार बार क्यों मेरी प्रेस करके आप मुद्दे से बच रहे हो? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहा गया मेरी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। तो ये सवाल कहां से आया कि साहब क्या कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है? इसका मतलब क्या है? देखिए ब्रजेश जी, जब प्रश्न आते हैं तो उनका जवाब दिया जाता है जी। और उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। आदरणीय योगी जी ने एक एक बात का स्पष्ट जवाब दिया और अगर पूरा इंटरव्यू आप पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डिबेट में आने इस से तरीके पहले की 4 न बार कहीं पढ़ा हूं कोई उसको। किसी तरीके की कोई गलतफहमी पालने की डिबेट मुझे में नहीं आने लगता से कि पहले कोई वो जरूरत इंटरव्यू है। 4 बार और फिर पढ़ा कहूंगा 2022 का इलेक्शन आने दीजिए। 2022 के इलेक्शन में योगी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पे बड़े पैमाने पर जीत के आएंगे। संजीव मिश्रा का बयान रिकॉर्ड करके आर्काइव कर लिया जाए, वक्त जरूरत पे काम आए और सनद रहेगा। जूही सिंह जी को आमंत्रित किया जाए, समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। जूही सिंह जी, शुक्रिया आपका। क्या बीजेपी के भीतर वाकई में सत्ता का संग्राम चल रहा है और इनके यहाँ भी उसी तरह के झगड़े हो रहे हैं सत्ता को लेकर, बंटवारे को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, ये प्रचारकों की पार्टी है, ये केवल प्रचार पे डिपेंड करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि लोग आए होंगे, आपस में कुछ बातचीत हुई होगी, लोग बताए होंगे किस तरह झूठ बोलना है, किस तरह दुर्व्यवस्था के ऊपर पर्दा डालना है, किस तरह मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना है, या उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है कि नहीं, ये इनके भीतर की बात है, ये अपनी अंदरूनी कला को खुद बताएं। 2017 में इन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी ना, तो ये कहना कि इनका संगठन बहुत मजबूत है और ये संगठन वाली पार्टी है, इसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण संजीव मिश्रा बैठे हुए हैं।
कि इनकी पार्टी में लोग ही कितने थे, अन्य पार्टी में कितने लोग इनके आ गए, उनको क्या क्या पद प्राप्त हुए, ये बेहतर बता सकते हैं। और आगे 2022 में सामंजस्य भी बैठाना आप इनका मुझे काम है। बताइए कि जिनके दम पर देश जीतने की बात कही जा रही थी, जिन्हें बताया जा रहा था कि अगले वारिस हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश में भी रहना मुश्किल कर रहे हैं। ब्रजेश जी वो खुद ही कह रहे थे कि वो वारिस हैं, उत्तर प्रदेश उनसे समझ नहीं रहा है और वो पूरा देश संभालेंगे। वैसे भी अभी भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश है, अन्य कई मंत्रियां उत्तर प्रदेश है। तो कोरोना काल में ये मंत्री थे कहाँ, अदृश्य थे क्या? हम तो लॉकडाउन में बैठे थे, आपने लॉकडाउन कर रखा था, खाना बांट रहे थे, दवाई बांट रहे थे। अच्छा चलिए, आप लेकिन अपनी ख्वाहिश व्यवस्था बता दीजिए, आगरा की घटना, आपकी ख्वाहिश क्या है, बीजेपी क्या करे? नहीं, योगी आदित्यनाथ रहे, बहुत ही दुर्व्यवस्था फैली हुई है, अपने निर्णयों रहें। की जिम्मेदारी ले। मैं पहले बिल्कुल ऐसा रहें। स्पोक्स पर्सन अपोजिशन का देख रहा हूं जो कह रहे हैं नहीं रहें। मकसद ये क्या है ऐसा आपका? कि दुर्व्यवस्था उन्होंने फैलाई है, जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। जी, थैंक यू मैडम। डॉक्टर उमा शंकर पांडे को मैं आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, मैं क्या सुन रहा हूं कि बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश में फिर से कमबैक करना चाहती है ताकि जनता को नए सिरे से बताया जा सके। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये कारगर होगा, बीजेपी फिर से बाउंस बैक करेगी? देखिए ब्रजेश जी, इन सारी कवायदों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती रही है कि अब तक इतिहास के सबसे असफल, अहंकारी और आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो खुद इनके केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। और जिस तरीके से पीछे 2-3 दिनों में घटनाक्रम हुए, बहुत ज़्यादा मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जन्मदिन की बधाई ना देना और ट्विटर से केंद्रीय नेतृत्व को हटा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई का संकेत देता है राजनीतिक संगठन के मामले में। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम चाहते हैं योगी जी बने रहें क्योंकि एक ऐसा अच्छा, आप भी मुख्यमंत्री, सिफारिश करते हो? हाँ जी जी बिल्कुल, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको मुझे लगता है मुझे डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, जिसको 15 वर्षों अगर ये बाद अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि वर्तमान नेतृत्व बना रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट को हेमंत जी आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, बात को समझिए, मुझे लगता है ये मतलब दांव गलत हो गया है। 15 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस मुख्यमंत्री को प्राणवायु देकर सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की प्राणवायु छीन ली। हजारों लोग प्राणवायु से मर गए। तो क्या जो पाप किया है योगी जी ने, उसकी सजा कोई और क्यों भोगेगा? ऐसे मुख्यमंत्री को जनता के सामने फिर से आना ही चाहिए। यह सजा उनको ही मिलनी चाहिए, किसी और को यह सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर योगी जी को इनका केंद्रीय नेतृत्व हटाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये छलावा होगा, ये धोखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उसको नहीं सजा दे पाई जिसने उनके अपनों को तो भी बुरे और ना करें तो भी बुरे। नहीं, जनता के सामने उस व्यक्ति को आना चाहिए चुनाव में जिसने जनता की प्राणवायु छीन ली, जिसने शिक्षा, अभी देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश 70 मानकों में ब्रजेश जी कहीं पर भी नहीं है। ये नीति आयोग का है, ये कांग्रेस आरोप नहीं लगा कर रही है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंटल ग्रोथ के इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 5 हो सकता है नीति आयोग में आपके लोग अभी भी बैठे हों। 5 सबसे, ये मोदी के राज में, अरे जिन्होंने आरबीआई से लेके सीबीआई, अरे 2-4 बच जाते हैं कभी कभी, पता है, कंबल के नीचे होते हैं। अरे यहाँ कोई नहीं। हरेन पांड्या हत्याकांड आपको याद है ब्रजेश जी? मैं याद दिलाऊं, हरेन पांड्या गुजराती ब्राह्मण थे और उनको मार दिया गया। योगी जी मुख्यमंत्री थे, 2.5 घंटे तक गुजरात पुलिस नहीं पहुंची थी। संजीव शर्मा, इनके जो संजय जोशी, उनके साथ क्या हुआ आप जातिवाद पूरा की प्रदेश राजनीति कर जानता रहे हैं। है। और अब आप जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, मैं जातिवाद, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं लास्ट बात कह दूं, लास्ट बात, आपने ज्यादा समय ले लिया, प्लीज ब्रजेश जी लास्ट बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मलाई की लड़ाई हमेशा चलती रही है, चाहे बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी की लड़ाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी की लड़ाई हो, कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की लड़ाई हो, और चाहे अब मोदी जी और इनके केंद्रीय नेतृत्व की लड़ाई है। ये बने रहेंगे तो जनता अपना आक्रोश इन पर उतार पाएगी। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में बदलाव के जो नगाड़ा बज रहा है, इसकी गूंज अब तेज होती जा रही, तेज तेज और तेज? इस
नगाड़े में आवाज़ तो देखिए पहले से थी। मुझे 19 का दिसंबर याद आता है जब सेशन चल रहा था और आपको याद होगा इतिहास में पहली बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधायक धरने पे बैठ गए थे। तो कोई मामूली घटना तो थी नहीं। वो तो अनप्रेसिडेंटेड था, अब तक तो उत्तर प्रदेश के असेंबली की हिस्ट्री में नहीं था। उसका कारण आपने इसका जवाब भी अपनी बातों में दे दिया था। जो इनके अपने लोग हैं वो भी इनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। जो कार्यप्रणाली अहम वाली है और खुद में सीमित है, अपनी ही बातों को करने का जिद है, तो चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो इनके विधायक हों, आईएएस का बोलबाला है, मंत्रियों की कुछ चलती नहीं है, तो अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें एकदम बॉयल कर रही हैं, उबल रही हैं। तो दिक्कत तो है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि जो ये बने हुए हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अगर आज ये अपनी जगह बने हुए हैं उसका कारण भी यही है, वरना ये यहीं पर हैं, ना ये बाहर जा रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और पंचायत चुनाव हारने के बाद इनका कॉन्फिडेंस कुछ डोल गया है लग रहा है। देखिए ऐसा है कि एक जो अभी आपने स्टेटमेंट याद दिलाया ना, जिस इंटरव्यू की बात हो रही है कि मुझे सेंटर नहीं जाना है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। उसका कारण समझिए, कहीं ना कहीं खतरा तो है ही है। क्योंकि मैंने कहा सारी आप 14 के बाद देखिए जो हिंदुत्व का चेहरा बनने की जो कवायद है उसमें योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम मजबूती से दर्ज करा लिया है। लेकिन वहां वरासत तो किसी और को मिलनी है, ये तो पूरा देश जानता है। पर एक बात बताओ, एक नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर जी इस देश के सबसे ताकतवर और इलेक्टेड चीफ प्राइम मिनिस्टर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? मैंने कहा तो कि यहीं पर है मामला, ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, क्योंकि लड़ाई तो सारी हिंदुत्व की है। हिंदुत्व का चेहरा तो ये भी है। इलेक्शन सामने आ गया। अच्छा आप ये देखिए कि इतने कुप्रबंधन के बाद कोरोना के, ठीक है, डेवलपमेंट की क्या स्थिति है आपको पता है, रोजगार की क्या स्थिति है आपको पता है, यानी इकोनॉमी चौपट, कोरोना में कुप्रबंधन, आखिर इलेक्शन लड़ा किस मुद्दे पर जाएगा? एक ही तो मुद्दा है। ओके। और उस मुद्दे का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उस मुद्दे का कि यूपी में बड़े चेहरे तो हैं ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, फंसा है मामला। थैंक यू, शुक्रिया। हेमंत तिवारी जी को पेश किया जाए। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बहुत दर्शक शिकायत कर रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से गायब हैं, आज पकड़ में आ गए। बहुत शुक्रिया भाई तिवारी जी। ये बताइए ये चल क्या रहा है आपके प्रदेश और आपकी राजधानी में, और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए हम क्या चाह सकते हैं, हमारी तो बिसात एक बहुत आम शहरी की तरह है। ये पैमाना तो उनका होना चाहिए जिन्होंने 325 विधायकों की मजबूत सरकार दी भारतीय जनता पार्टी को। यह निर्णय, मंथन, चिंतन और जो कुछ होना है उसको आकार देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। लेकिन एक बात तो बहुत जो स्पष्ट है जी कि 2014 के पहले जब अमित शाह पहली बार प्रभारी महासचिव बन करके आए उत्तर प्रदेश में और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, उसके बाद पहली बार इस तरह का वातावरण बना है जब एक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर की मतभिन्नता है। मतभिन्नता से मेरा मतलब, मैं बार बार कहता था, आपके साथ कितनी डिबेट्स में कह चुका हूं कि 2000 से लेकर के 2013 तक 14 तक अमित शाह के यहाँ आने के पहले तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4, 5, 6, 7, 8 गुट माने जाते थे। केशरीनाथ जी का अलग, ओम प्रकाश सिंह का अलग, विनय कटियार का अलग, कल्याण सिंह का अलग, राजनाथ सिंह का अलग, कलराज मिश्रा का अलग, इस प्रकार के गुट गिने जाते थे और उस गुटबाजी के प्रत्यक्ष परिणाम सामने दिखते क्या रहे। आपको बदलाव के आसार हेमंत जी दिखते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर? नया स्वरूप है। देखिए धुआं यूं ही कहीं नहीं उठता, कुछ न कुछ तो होता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कदाचित जिस प्रकार का इंटरव्यू आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज के हालात में इस तरह के इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के निर्णय बड़े अलग प्रकार के होते हैं, हमेशा से देखा गया, खास तौर से नए जमाने की भाजपा में,
कि आपने इधर डिसीजन लिया, इसको नहीं पता लगा। मतलब दाहिने हाथ का निर्णय बाएं हाथ को नहीं पता लगता, निर्णय हो जाता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में क्या हुआ। लेकिन ये सच है कि जिस धुएं की बात मैं कह रहा हूं, ये गहरा धुआं है। और उत्तर प्रदेश में गुट हैं, कई आधार पर गुट हैं। ये शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के औरा का बहुत बड़ा प्रभाव था कि वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन अभी आपने एक बात कही थी अपने शुरुआती जो आपने विषय रखा था कि ये चीज़ें भविष्य में बड़ा स्वरूप ले सकती हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, इतनी अफवाहें, इतनी कहानियां, सब अफवाहें थी, मीडिया का ही दिमाग था, सब कपोल कल्पित कहानियां चल रही थी, मेलोड्रामा पॉलिटिकल चल रहा था। हेमंत जी, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि अगर ये मीडिया क्रिएटेड होता तो बीजेपी के असली पात्र एक्टिंग करने लखनऊ क्यों आते? क्या उनको भी मीडिया लेके आई? अरे साहब, मैं वही तो कहता हूं, ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है अद्यतन भारत का कि जब कोई बयान आपको सूट नहीं करता है तब आप कहते हैं कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। हेमंत जी, राजनीतिक शास्त्र में आज एक सवाल है, आखिरी इल्जाम एक छोटा निबंध है, वो निबंध का सवाल है आपके लिए राजनीतिक शास्त्र में, और इसकी 100 शब्दों में व्याख्या करिए। वो सवाल है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर आप 100 शब्दों में व्याख्या करिए। भाई देखिए, यह रवायत है, जब राष्ट्रीय पार्टी हुकूमत में होती हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से रीजनल पार्टीज के आने के पहले राष्ट्रीय दलों में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री के बाद एक उसका कद आंका जाता था। जी जी, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ का मुख्यमंत्री किसी सूरत में हटता है जी, आखिरी बार याद करिए जी, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए। मैंने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर आपसे 100 शब्दों का व्याख्यान चाहा था। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ दे रहा हूं जी। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपको बदलना होता है किसी भी राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री को, जहां उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकार हो, तो एक विकल्प केंद्र का बनता है कि इनको केंद्र में किसी अच्छे महकमे में समायोजित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में उल्टा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को ऑफर दिया था, जिसको उन्होंने मना कर दिया था। राजनाथ सिंह, जब कल्याण सिंह से राजनाथ सिंह की टकराव हुई और कल्याण सिंह का टकराव अटल जी से हुआ जी, तो उस वक्त नेक्स्ट राउंड में आता हूं और निबंध का दूसरा सवाल आपसे करूंगा। मनीष जी, एक मिनट खाली सुन लीजिएगा। जी जी प्लीज। वीर बहादुर सिंह हेमंत जी, मैं सच में कह रहा हूं, जनता की कोई दिलचस्पी इतिहास में नहीं है। बनाए गए थे तो एक दो लाइन का शेर है भाई साहब। हाँ जी। सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है, लिखा हो जो इनकार तो इकरार पढ़ना। वाह, वीरेंद्र सिंह आ गए, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। भाई, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा एक नया शब्द आया है, इसकी भी आप भी थोड़ा व्याख्या करिए। एक राजनीतिक संक्रमण शब्द आया है, थोड़ा ये भी हमें समझाइए। और ये बताइए कि ये जो बदलाव की चर्चा चल रही है, इसमें कितना दम है? देखिए, अपने सवाल का जवाब इस लाइन से समझिएगा कि ना वो नौसिखिया हैं और ना तुम उस्ताद। तो राजनीति में हर जगह जी मतभेद की गुंजाइश होती है जनाब। ओके, तो ये बात तो सवाल का जवाब हो गया। हाँ, अब मैं दूसरे पे आता आपको 10 में 10 नंबर। अब दूसरे पे आता हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, यही बात रह गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इतना ज्यादा कवायद नहीं होती, मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है। अब ये किन कारणों से है और कैसे इसका हल निकलेगी, ये बीजेपी जाने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटाया तो उन्हें कोई पद तो केंद्र में दिया नहीं। आसाम के मुख्यमंत्री को बदला तो वहां भी उन्हें कोई पद नहीं दिया केंद्र सरकार में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई परिवर्तन करना चाहेगी बीजेपी तो इन्हें देगी कि नहीं देगी? और
पंचायत चुनाव की जो हार है उसने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि ओबीसी और दलित वोट बैंक को बीजेपी को समेटना होगा अपने साथ। और इसमें जब कोरोना काल आया तो ब्रजेश पाठक मंत्री की जो चिट्ठी थी जिसमें योगेश परवीन साहित्यकार को एम्बुलेंस मिलने में देरी हुई, उस चिट्ठी की पीड़ा ने पहला विस्फोट किया था, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की नाकामी और सरकारी तंत्र की नाकामी पर बात हुई थी। उसके बाद से बहुत सारे पत्र आते रहे मंत्रियों के, विधायकों के, तमाम लोगों के। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे सशक्त दावेदार हैं और वो चुप हैं। उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना कहीं वो दिखते हैं, ना कोई वो बोलते हैं। क्या उनको मना किया गया है? और बीजेपी की राजनीति में वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका बड़ा प्रोफाइल है, वो बड़ा पोर्टफोलियो आगे गेन भी कर सकते हैं। बंगाल के चुनाव में उनको लगातार पार्टी ने महत्व दिया, महीनों उनकी ड्यूटी रही वहां पर। अब आते हैं अरविंद कुमार शर्मा। अगर उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बन पाते हैं तो प्रधानमंत्री उनको केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। कई नौकरशाह केंद्र में पहले से मंत्री हैं। देश का विदेश मंत्री आप देख सकते हैं, आवास मंत्री, और कई पहले भी रहे पिछली सरकार में, इसमें भी। तो क्या जिद है कि यहीं पर आएंगे? और होली पे लोग कहने लगे कि गांव में महुआ भी न थे, अब महुए भी न लायक रह जाएंगे। लखनऊ में बोले कि अब तो इनका कोई अफसर फ़ोन तक नहीं उठाता है, कोई मिले ना इनसे। लेकिन जब कोरोना में डीएम एसपी सब लाइन से सलूट मारने लगे तब लोगों का दिल धड़का बीजेपी में कि ये क्या हो रहा है। अच्छा भाई, अभी तक तो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ सामंजस्य है, हमने मिश्रा जी को सुना, संजीव भाई ने कहा, अच्छी बात है। लेकिन जब अंदर की बातें बाहर आने लगती हैं तब दरार पैदा होना शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते या खाई बन जाती है और इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल होता है। ये एक सच्चाई है, इसको आप चाहे माने चाहे ना माने। अच्छा, एक बीच में एक प्रसंग लाऊंगा कि जब अखिलेश के परिवार में झगड़ा हो रहा था तब ये बीजेपी बहुत मजे ले रही थी कि बेटे ने बाप से साइकिल छीन ली, बुढ़ापे में बड़ा अपमान किया और परिवार में सत्ता के लिए झगड़ा हो रहा है। तो ये आज का एट होम करत है, यहाँ घूम घूम के यूपी में इनके नेता, ये बहु भोज चल रहा है कि आओ भैया खाओ, लंगर खुला है। दूसरे पर तो बहुत कपड़ा उछालते हैं और अपने मामले में बताएंगे कि तो भाई हम बहुभोज क्या मतलब? एट होम शादी के बाद होता नहीं गांव में, जब बारात लौट के आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कई बार तो दुल्हन रास्ते से भाग जाते, एट होम के पैसा जो है हलवाई लेके लौटवे नहीं कर दोबारा। देखिए, जो लोग सियासत में मेहनत से पहुंचे हैं, जिन्हें जनता पसंद करती है, वो ठीक है। लेकिन आज हमारे संजीव भाई प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है और वो कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बोले अपने पार्टी के पक्ष में और उनको पता है कि कहाँ फेयर एंड लवली लगानी है, कहाँ खिजाब, तो वो तो अपना काम करेंगे ही। और उत्तर प्रदेश की जनता को जो मजा आनंद मिल रहा है वो अपना ले रही है। लेकिन ये जो समय है ये वाकई में एक ऐसा समय है जब बीजेपी के लिए, अगर वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रखती है, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, तो बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ एक बड़े लीडर के तौर पर देश में उभरेंगे। तो उनको केंद्र में फिर केंद्रीय मंत्री पद पर समायोजित करना कठिन होगा, फिर वो सीधे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या देश के गृह मंत्री बने। अब ये सब चीज़ें बीजेपी में जिन लोगों ने आडवाणी युग देखा है और जिन्होंने राजधर्म देखा है, वो सोचते हैं कि वही जो निपटे निपटाए लो, नहीं आगे तो बड़ी मुश्किल होगी। ये सब लोगों की राय है, चर्चा है। हमारा तो काम है कि भाई जो जिसका पद खतरे में होगा उसको नींद नहीं आएगी, उसको खटकेगा और
जिसको कार्रवाई करनी है, जो विरोधी हैं उनको मजा आएगा, वो तालियां बजाएंगे कि जितनी जल्दी हो कुछ अवसर बने दूसरों के लिए। लेकिन इन समीकरणों को झुटलाया नहीं जा सकता कि अरविंद शर्मा को पार्टी कहाँ ले जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जो 4.5 साल से डिप्टी सीएम के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, उनको और कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी। और यूपी में जो बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और किसान आंदोलन के बाद से ये पंचायत चुनाव का जो परिणाम आया, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब इस घंटी को वो अनसुना करेगी तो फिर वो जाने जी। लेकिन आज कुमार विश्वास साहब का एक शेर है, मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत लोकप्रिय है उनका यह शेर कि जो लोग राजनीति में बड़ी कैंचियां चलाते हैं, गुटबाजी करते हैं, चालाकियां करते हैं, उनके लिए है कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है और तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, और तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वाह वीरेंद्र जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम ग्राउंड जीरो से सटीक और निबंध के सही जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए कि दिल्ली से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आते हैं, आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और करीब 12 मंत्रियों के साथ बंद कमरे में चिटकिनी चढ़ाकर यूपी सरकार के बारे में पूछताछ करते हैं? अब के पहले 4.5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ? नहीं, देखिए, राधा मोहन सिंह जी जो हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, वो तो महीने में 2 बार आते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, जेपी नड्डा जी भी 4 महीने के अंदर ही आए हैं। तो ये तारतम्य चला करता है, ये बैठकों का दौर चला करता है और इसमें ही रणनीति बना करती है आगे भविष्य में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और मजबूती पर ऐसा से कभी नहीं आगे हुआ बढ़ना है कि मीडिया के सामने मंत्रियों की परेड हुई हो, मीडिया के 50 कैमरों के सामने से गुजरते हुए मंत्री अंदर गए हों और बीएल संतोष ने बंद कमरे में बात की हो। इसके पहले कभी नहीं हुआ संजीव जी। नहीं, देखिए, ये तारतम्य चला करता है। वैसे अब चूंकि बीएल संतोष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो आए थे और आगे का फीडबैक ले रहे थे कि 2022 है, फिर 2024 है, उसमें किस तरीके से पार्टी को और क्या बेहतर करना चाहिए। राधा मोहन सिंह लंबे समय से बातचीत है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजीव जी। आपके पहले वो कभी आनंदीबेन पटेल जी से मिलने नहीं गए थे, क्यों गए? दूसरी विषय, स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से उनका मिलने जाना और मिल के निकलने के बाद उनका ये कहना कि हम कविता पाठ सुनने आए थे, साहित्य पर चर्चा करने। कोरोना के इस काल में एक दूसरे से दूरी बरतना चाहिए, कविता पाठ करने आए थे, बता रहे थे। नहीं, तो दूरी तो मुलाकातों में दूरी होती है, लेकिन हाँ, अगर आए हैं लखनऊ और शिष्टाचार अगर भेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसमें कोई अब मनीष सिंघवी जी हैं, उनको इसमें लगाने दीजिए कि वो क्यों ऐसा हुआ होगा, कील काटा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहास और कविता पर चर्चा और आम पर चर्चा हुई होगी मलिहाबाद वाले? नहीं, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा हुई होगी, लेकिन जो विषय आप लोग रख रहे हैं, मुझे लगता है वो चर्चा का विषय नहीं होगा। ओके, तो निश्चित तौर पर मलिहाबाद के आमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई होगी। नहीं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, उसके ऊपर बड़ी विस्तार से कोरोना भी तो ऐसा ही कह रहे हैं, मलिहाबाद पे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। ओके, जूही सिंह जी, मुझे आप बताइए कि ऐसी स्थिति का जहां विपक्ष आया ही नहीं, विपक्ष दिखा ही नहीं कहीं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अभी 2 मिनट में लगे हाथ जवाब दे दीजिए। मंत्री किस तरीके से भोजनालय चला रहे हैं, इनको बताइए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी और सत्ता को लेकर झगड़े आपकी पार्टी के भीतर चल रहे थे, बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, उसकी एक छोटी छवि आजकल बीजेपी में दिख रही है, आप कुछ कहना चाहती हैं? ब्रिजेश जी, छोटी छवि नहीं, बहुत बड़ी छवि है। और ये कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई हैं, गंगा तट पर शव पड़े हुए हैं, रामनामी चादर खींची जा रही है। यही बीजेपी है ना जो कह रही कि कालांतर से ये चल रहा है, जल समाधि इन्होंने एक इन्वेंट कर दिया है। ऐसे ही ये बता रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग चलती रही है।
आज पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल चल रही थी। जब वीडियो आया तब आपने एक छोटी सी उस पर कमेटी और जांच बैठाई है। तो अगर अमलियाबाद आम और कविता पाठ चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निहायत ही गैर जिम्मेदार पार्टी है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो तो दौरे पर ही रहते हैं, चुनाव के हिसाब से उनका टूरिज्म चलता रहता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता क्या की उत्तर आवाज प्रदेश नहीं में सुनते, विकास हुआ जनता के मैडम? प्रति क्या अपनी कानून जिम्मेदारी व्यवस्था नहीं ठीक समझते है? हैं, और क्या ऐसे बीजेपी वायदे मुख्यमंत्री पूरे को कर पाई? जरूर अकाउंटेबल रखना चाहिए। कानून और इन्हीं व्यवस्था, के नेतृत्व विकास से और भारतीय वायदे। जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। जी, कानून व्यवस्था, विकास और वायदे, बीजेपी कहाँ खड़ी पाते हैं आप इसको? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी ना उसके बारे में बात करना चाहती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है, उनके पास एक अधिकारियों की टीम है। मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री भी है, उत्तर प्रदेश है, अब नए नए चेहरे भी आ गए हैं। तो कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही थी। गड्ढे भरने की कितनी तारीख उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है, ये आप भी जानते हैं और हम लोग का भी डिस्कशन हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई हैं। टोकन आप बंटवा रहे हैं कि लोग अपने शव को कैसे जलाएं। हर जगह किसी न किसी परिवार में एक आदमी खोया है, तो उसी पर बात कर लेते हैं। अगर इतनी बड़ी पंचायत और ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर कर रहे थे तो निहायत ही गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री, उनकी टीम जिसमें पूरा मंत्रिमंडल वो शामिल है। आज उत्तर प्रदेश अगर जल रहा है, मर रहा है और झूठ बोल रहे हैं वो, तो इसके लिए तो जनता उन्हीं को अकाउंटेबल मानेगी ना। इसमें ये पटकथा गढ़ना और अभिनय करना, इससे काम नहीं चलेगा। थैंक यू मैडम। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, पारस अस्पताल आगरा की घटना बड़ी हृदय विदारक है। आप सोचिए कि लोग कितने जालिम हो सकते हैं कि ऑक्सीजन बंद कर दी गई, सप्लाई बंद कर दी गई, ये चेक करने के लिए कि कितने मरीज सस्टेन करेंगे। 22 मरीजों की मौत हो गई। और अब जब तक मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ, ना तो कोई FIR हत्या की दर्ज हुई है, ना वो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है, ना वो अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई हुई है। ये बड़ी चिंता की बात है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, देखिए कोरोना काल में ऐसी तमाम घटनाएं हम लोगों ने देखे जो हृदय को ना जाने किस तरीके से विदीर्ण करें, और सरकार इन सारी चीज़ों पर पर्देदारी का काम कर रही है। आप समझिए, अगर ये वीडियो उनके प्रबंधक का वायरल नहीं होता तो क्या ये घटना उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल पाती कि कभी नहीं उस चलती। हॉस्पिटल में क्या जो हुआ? बताता उसके खिलाफ पुलिस FIR लिख लेती, अगर जेल डाल विपक्ष इस देती। बात को उठाता तो उनके खिलाफ FIR कर दिया जाता। कोई पत्रकार इस बात को उठाता, उसके खिलाफ FIR कर दिया जाता। तो ये इस सरकार का ये लोकतांत्रिक रवैये से शासन नहीं कर रही है, ये राजतांत्रिक रवैये से शासन कर रही है। और ये तो कोरोना काल की बात है। शुरुआत आप देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 65-66 बच्चे मरे थे और उनके पीड़ित परिजन जब मुख्यमंत्री के पास अपनी मनुहार लेकर गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने धमकाया था ऐसे उंगली दिखा के कि यहां ड्रामेबाजी बंद करो। अगर इतना अहंकार हो, इतनी संवेदनहीनता हो, तो ऐसी घटनाएं तो हर हाल में होती ही रहेंगी। और दूसरी बात, मैं अभी संजीव जी को सुन रहा था, पूरे कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत संगठन और काडर के दम पर हर जगह पूरे प्रदेश में दिखी है। हमने पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन से लेके मेडिकल किट से लेके फूड पैकेट्स तक आपको भी बंटवाएं। क्या ऐसा लगता है डॉक्टर उमा शंकर जी कि ऑक्सीजन है जो किसी का पीछा कर रही है शुरुआत से, वो अब तक ऑक्सीजन ने पीछा नहीं छोड़ा है? आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। वो BRD मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर आज जो यहां तक आया है, आप समझिए ये वो है जो प्राणवायु भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक दूसरे की छीनने की कवायद रही है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये एक कभी तो मैं सोचता था कि विपक्ष पीछा करेगा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं ऑक्सीजन पीछा कर रहा है। नहीं, ये एक दूसरे से जो छीन लेने की, जो राजतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण की प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, वो खतरनाक है। मैं एक बात बताऊं, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा शब्द आपने कहा, आप देखिए 2000। मैंने तो आपसे सवाल नहीं किया उसका। नहीं, लेकिन मैं उस पर आना चाहता हूं। आप जबरन के उत्तर देना चाहते हैं। थैंक यू। नहीं, लास्ट बात ये कह दूं, 2017 में जैसे ही योगी नंबर नहीं दूंगा, बोल दो भले। योगी जी मुख्यमंत्री बने, पहले तो मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर केशव मौर्य और योगी जी के लोगों में जूतम पैजार हुई, और जब वो बन गए
उसके बाद जो झंडे पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे अरे पर कहाँ केशव मौर्य के पीछे मोदी पड़े की हो? फोटो वो होती थी, बेचारे तुरंत अपने हट विभाग गए। में काम नहीं और कर पाते हैं, आप भी उनके पीछे लग लोग गए। कहने लगे थे, तो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो है इनकी। और ये राष्ट्रीय, अभी आप जो प्रोमो में गरीब नेताओं को मत सताओ भाई। अमित शाह जी की जो फोटो आप चला रहे हैं प्रोमो में, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो आपने select की। क्या मतलब क्या है? एक सेकंड संजीव जी, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा, मैं जो अमित शाह जी की वीडियो आप चला रहे हैं ओके। वो बहुत अच्छी फोटो, देखिए कैसे अमित शाह जी कमर कस रहे हैं उसमें, वो कमर किसके खिलाफ कसी जा रही है। थैंक यू। वो आप बहुत मेरे बड़ा से झगड़ा संकेत मत है। कराओ। थैंक यू। मनीष सिंघवी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हालात ऐसे क्यों उत्पन्न हुए कि अब ये चर्चा शुरू हो गई कि वर्तमान नेतृत्व की साथ ब्रजेश जी, आगरा के जो हॉस्पिटल की बात है उस पर मैं बोल दूं अपनी बात। मैं दूंगा, टाइम बोल दीजिएगा। आप आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए आप अभी अपनी बारी में बोलिएगा। मनीष सिंघवी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्यों नौबत आ गई कि वर्तमान नेतृत्व के साथ बीजेपी चुनाव में जाने से परहेज कर रही है, थोड़ा ठिठक रही है, कारण क्या है? देखिए, 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा कारण है। हर आदमी ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा? दो राजनीतिक- अलग अलग शब्द हैं। नहीं, वो महत्वाकांक्षा उसी का हिस्सा है जो आदमी, साधारण आदमी विधायक बनना चाहता है, विधायक जब बन गया तो मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सबके महत्वाकांक्षा है। मतलब दिल्ली को आप राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जी जी, यहाँ से वहां तक वो महत्वाकांक्षाओं की लाइन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब एक पद एक होगा और चाहने वाले कई होंगे तो झगड़े होंगे। और जो हर आदमी अपने हिस्से की कवायद करेगा ही करेगा, अपनी दावेदारी को बचाने के लिए। दूसरा जो यहाँ पर स्थिति है, मैं बड़े आदर के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो जिस गुटबाजी की बात आदरणीय हेमंत जी कर रहे थे, मुझे तो खत्म होती दिखी नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए, इस सरकार के शुरुआत से ही लगभग 3 या 4 गुट तो बने ही रहे लगातार, और एक गुट दूसरे गुट को कहाँ देखना चाहता था। वो चाहे सुनील बंसल जी का ग्रुप हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य का हो, छोटा मोटा ग्रुप कभी कभी शर्मा जी का भी हो जाता था। तो ग्रुप तो लगातार बने रहे, ग्रुप कहाँ खत्म हुए। और ग्रुप ऐसे बने रहे कि अगर मंच पर फोटो लग गई है दूसरे की तो उसको उतरवा दिया गया। ये भी घटनाएं इस प्रदेश में हुई। करेक्ट बात है। तो लगातार ग्रुप बने रहे और आपस में कलह बनी रही, और योगी जी ने कहीं ना कहीं, ये कलह आने वाले वक्त में और बढ़ेगी? अब तो बढ़ने का समय आ गया ना। अब तो चुनाव सर पर, अब तो यही हाई टाइम है बढ़ने का। अब तो आर या पार। ओके, हेमंत तिवारी जी, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राजनीतिक भविष्य 2022 के लिए क्या देखते हैं? आने वाले वक्त में क्या बदलाव के संकेत आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक नहीं रह गई है। स्थितियां जैसे 2014 और 17 और 19 में हमने देखा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत निश्चित रूप से 2 मई जिसका आपने जिक्र किया, पंचायत के चुनाव हैं। मतलब हमारे देशज जनता का फैसला, और चिंताजनक है कि उसमें ओबीसी की नाराजगी देखी गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की तमाम बातें हैं, केवल लेकिन ओबीसी नाराज है विजय जी, और मैं कोई एक कम्युनिटी नहीं बात नाराज? हेमंत जी, आज कह रहा हूं, ब्राह्मण नाराज है तो पहले से नाराज है, कई कारणों से नाराज है, तो मैं बोल चुका हूं मैं। लेकिन उसके बावजूद बता रहा हूं, एक चीज नोट करिए कि इस पूरे डिबेट में मैं बहुत फोकस्ड एक बात कह रहा हूं जी, कि पंचायत चुनाव के परिणाम प्रतिकूल रहे। कोरोना काल में भी शुरुआत में बहुत बदइंतजामियां रही, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त स्थापित हुआ। उसके बावजूद 2022 में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के साथ ही चुनाव में जाएगी। ये पॉलिटिक्स है, उसके तमाम पैमाने होते हैं, तमाम अंदाज होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? आपको कुछ अंदाजा है परिणाम का? परिणाम का अंदाजा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व होगा, और शायद इसीलिए तमाम ये उठक बैठक, मीटिंग, पेशबंदी सब कुछ उसी का हिस्सा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, पॉलिटिक्स का अंदाज अलग होता है, इनके पास हर चीज़ का सलूशन होता है। अब जो उपलब्ध है उसी में जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ बड़ी स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे। कारण एक पहेली चालू करिए आरएसएस के किसी कथित, मैं उसको डिकोड नहीं कर पाया। ये जूही सिंह और उमाशंकर पांडे क्यों चाहते हैं कि वर्तमान नेतृत्व कंटिन्यू करे बीजेपी का?
भाई यह बात तो भारतीय जनता पार्टी में भी किसी न किसी कॉर्नर से आती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की रिसेंट पॉलिटिक्स में जिस तरीके के प्रयोग हुए हैं और जो परिणाम उन्होंने पाए हैं, आप एकदम से एक चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इन लोगों की कोई सेटिंग है और या तो इनको इससे फायदा हो रहा है। सेटिंग वाली बात लगती नहीं है, फायदा हो रहा है वाली बात प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है। देखिए, राजनेता हैं, ये अपने फायदे की कोई बात कर सकते हैं, लेकिन हम और आप तो जिम्मेदारी से कोई चीज बोलेंगे जी। फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ तब्दीलियां आंतरिक रूप से होगी, संगठन की दृष्टि से होगी, सरकार में होगी, लेकिन 2022 में यही योगी जी होंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं इतना कह सकता हूं। चेहरा कौन होगा? चेहरा तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी हर चुनाव में होते हैं। अच्छा, काम तो करे योगी कोई जी को और फोटो फिलहाल लेके आएंगे आप हटाने मोदी जी की के आसार नहीं है। ऑल राइट। संजीव मिश्रा जी, आप आगरा पे कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा जी, सवाल वो है, हर जगह चलती है, हत्यारा वो करते डॉक्टर हैं। अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, सामूहिक हत्याकांड की एफआईआर आपने नहीं लिखी और कत्लेआम के आरोपी खुलेआम आगरा में दंदनाते घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, जो 22 मौतें हुई हैं वहाँ पर पारस हॉस्पिटल में, वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल थी। ये गलत बात है कि ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पर मौतें हुई। एक चीज़, वहाँ के सीएमओ को कहा गया है कि उस हॉस्पिटल को सील करके एफआईआर लिखवाई दी जाए। हत्या की तो एफआईआर, मैं समझता हूँ कि आपकी मर्डर डिबेट की के, एफआईआर लिखी जाएगी ना दौरान ही, या तो मर्डर, ये हो गया मर्डर, होगा या इसके बाद हो मर्डर। जाएगा। और ये आप सामूहिक भारत हत्याकांड समाचार है, को जो भी ये इस तरीके नरसंहार की है, जाती है, ये निर्दोष मुझे तो लगता निरीह है कि वो असहाय इस तरीके का मरीजों का उसका कत्लेआम आकलन होता है। है ये कि तुरंत असहाय FIR हो मरीजों जाती। का कत्लेआम है, कत्लेआम है। नहीं, 55 मरीजों को और दूसरे कत्लेआम हॉस्पिटल में किया शिफ्ट गया कर दिया है। गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, ब्रजेश जी, बहुत बहुत 55 धन्यवाद, मरीज- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना काल अभी चल रहा है, कृपया सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नेता मास्क नहीं लगाते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत मजबूत है, आपकी कमजोर है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार।